हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम EMRS एग्ज़ाम 2023 के लिए हिंदी की क्लास फर्स्ट करने वाले हैं। जो जैसा कि आपको मालूम है, आपके सभी एग्ज़ाम में, चाहे JSA हो, अकाउंटेंट हो, हॉस्टल वार्डन हो, लैब अटेंडेंट, TGT, PGT, सभी में हिंदी का महत्वपूर्ण एक रोल रहने वाला है। तो इसीलिए आपकी रिक्वेस्ट पर मैं हिंदी की क्लास फर्स्ट लेके आया हूँ। और ये जो क्लास रहेगी सीधे मेरे नोट्स से रहेगी, यानी कि मैं डायरेक्ट अपने नोट्स का जो प्रिंट आउट है वो आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ, ठीक है। और मतलब ये हमारा जो पहला चैप्टर रहेगा वो रहेगा वर्णमाला का, ठीक है। और इस सीरीज़ का नाम है भौकाल सीरीज़। आपको मालूम है मैथ्स के लिए, कंप्यूटर के लिए स्टार्ट हो चुकी थी, अब ये हिंदी के लिए स्टार्ट हो चुकी है। और आज मैं कोशिश करूँगा, अगर आज जीके की भौकाल सीरीज़ स्टार्ट हो जाती तो वो देखेंगे, नहीं तो मैं कल से डेफिनेटली उसको पूरी करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। साथ ही साथ EMRS के लिए, लैब अटेंडेंट, अकाउंटेंट, हॉस्टल के लिए क्या सेफ स्कोर रहना चाहिए इस बार, या क्या आपके मॉक में स्कोर आना चाहिए, तो ये वाला वीडियो देख लेना। साथ ही साथ ये ढेर सारी हमारी जो है वीडियोस आ चुकी हैं, कंप्यूटर की आ चुकी हैं, मैथ्स की आ चुकी हैं। टोटल चार वीडियो आ चुकी हैं। कंप्यूटर के 3 आई है, चौथा पार्ट आपको आज मिल जाएगा। और मैथ्स की 5 आ चुकी हैं, ठीक है। तो अगर नहीं देखी है तो जाके उसे देख लीजिए। इसके अलावा अगर आप खुद से स्टडी करना चाहते हैं तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जीके GS के लिए, ठीक है, जीके GS के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हो सकते हैं वो बता दिए। कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हिंदी प्लस इंग्लिश के भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे, और उन्हीं टॉपिक्स में से आज हम पहले टॉपिक करने जा रहे हैं। मैथ्स के भी मैं बता चुका हूँ। चलिए, और JSA का भी सेफ स्कोर बता चुका हूँ कि क्या रहना चाहिए, आपके मॉक में कितने मार्क्स आने चाहिए, देख लेना। और जो मेरी स्टडी की सारी वीडियोज़ हैं, या जो आप हिंदी की जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम हेल्पर जीके पर देख रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लिए अगर नहीं किया है, ठीक है। और जो अपडेट्स मैं देता हूँ, ये सारी अपडेट्स वो आपको मेरे मेन चैनल पर मिलती है, जिसका नाम है केवल द एग्ज़ाम हेल्पर, तो उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसकी PDFs भी आपको दी जाती है, वो दी जाती है द एग्ज़ाम हेल्पर जीके के टेलीग्राम चैनल पर। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये वाला चैनल है जहाँ पर आपकी जो स्टडी की वीडियोज़ हैं वो चलती हैं, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, JSA का भी सेफ स्कोर मैंने बता रखा है। चलिए, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एज अ सीनियर क्लर्क हूँ इन इंडियन रेलवे। इसके अलावा मैं एज अ JSA भी वर्क कर चुका हूँ इन NVS। साथ ही साथ अदर बैंकिंग एग्जाम वगैरह भी मैंने काफ़ी सारे क्रैक किए हुए हैं, ठीक है। चलिए, और मैथ्स की चौथी क्लास भी आ चुकी है, तो देखना ना भूलिएगा। चलिए, अब हम वर्णमाला, हमारा जो पहला टॉपिक है वो कर लेते हैं। ये देखिए, आपको मेरी कॉपी की नोट्स हैं, बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ, मेरे खुद के, ठीक है। हाईलाइट वगैरह मैं अपने लिए करता था जब मैं पढ़ता था, क्योंकि कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको तुरंत याद हो जाए। मतलब मुझे ये लाइन देखनी है और इस लाइन में मुझे पता है केवल ये लाइन मेरे काम की, तो मैंने इतना हाईलाइट कर लिया कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हम चलिए बिना किसी देरी के अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, तो दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक है वर्णमाला। तो सबसे पहले हमें वर्णमाला की भाषा पता होना चाहिए, वर्णमाला की परिभाषा पता होना चाहिए कि वर्णमाला क्या होती है, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। यानी कि जब आप भाषा की, दोस्तों थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, यहाँ पर कुछ सेलिब्रेशन वगैरह चल रहा है, गुरु नानक की जयंती है ना शायद आज, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा आप कोशिश करिएगा। मैं जैसे ही अगर वो साउंड आता है तो मैं उसको दोबारा बोलने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए, तो वर्णमाला की हम परिभाषा देख रहे थे। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। तो भाषा, आप कोई भी भाषा सबसे पहले क्या करते हैं? लिखते हैं या बोलते हैं? जब आप पैदा होते हैं तो सबसे पहले क्या लिखना सीखते हैं या बोलना सीखते हैं? बताइए भाई, बोलना सीखते हैं ना। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मुंह से बोलने वाली इकाई क्या होगी? ध्वनि। तो ध्वनि क्या होती है? भाषा की सबसे मौखिक इकाई, छोटी इकाई ध्वनि होती है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि है। और जबकि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? तो भाषा की जो सबसे छोटी लिखित इकाई यानी लिखित रूप में, वो क्या होती है? वर्ड। वर्ड क्या होता है? तो भाई वर्डमाला तो पढ़ी रहे। वर्ड का मतलब होता है, जैसे का मैंने लिख दिया तो ये एक वर्ड है, मैंने रा लिख दिया अपने नाम का वर्ड, तो ये एक वर्ड है, ठीक है। जैसे किसी का नाम है पंकज है, तो मैंने पा लिख दिया, तो पा एक वर्ड है, ठीक है। पा क्या है? एक वर्ड है। अगर इसे मैं शब्द बनाना चाहूँ तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ, राहुल। तो इसमें क्या हुआ? एक वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड जुड़ गए, और अब ये क्या बन गया? एक शब्द बन गया। अगर मैं इसे वाक्य बनाना चाहूँ, सबसे पहले देखिए, आपको वाक्य, वर्ड और शब्द में अंतर पता होना चाहिए। वर्ड क्या होता है, शब्द क्या होता है, और वाक्य क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं बोलूँ वर्ड, वर्ड का मतलब कोई भी एक सिंगल लेटर, जैसे का, रा, मैंने अपना नाम ले लिया रा, ठीक है। अब मैं शब्द बनाना चाहूँ इसको, तो मैंने लिख दिया राहुल। तो राहुल क्या है? शब्द है। इसका एक मतलब निकल रहा है। शब्द भी ऐसे ही नहीं बन जाता कि कुछ भी आपने जोड़ के लिख दिया, है ना। अब मैं तो ऐसे लिख दूँ कि क्या बोलते हैं इसको? रा करा,
तो ये कोई सेंस दे रहा है क्या, कोई मतलब है क्या इसका? राहुल के नाम के व्यक्ति होते हैं तो ये एक सेंस दे रहा है, यानी कि एक ऐसा शब्द है जिसका एक पर्टिकुलर अर्थ है, ठीक है ना? पर्टिकुलर क्या है, अर्थ है। राहुल है ना, ये कौन थे? भगवान बुद्ध के शायद पुत्र थे, ऐसा कुछ बोला जाता है इनको, है ना, मेरे नाम का जो अर्थ होता है वो, ठीक है। तो राहुल का क्या है, एक पर्टिकुलर अर्थ है शब्द का, ठीक है। वर्ड तो सिंगल ही होता है, तो वर्ड का तो कोई अर्थ होता नहीं है, शब्द का लेकिन अर्थ होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, वो राहुल हो जाएगा। अब मैं इसे वाक्य बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया कि मेरा नाम क्या है भैया, राहुल है, ठीक है। मेरा नाम राहुल है, ठीक है। और यहाँ हिंदी की क्लास चल रही है, यहाँ हिंदी क्लास चल रही है, ठीक है। तो बस अब मैंने क्या कर दी, इसको वाक्य बना। वाक्य में देखिए क्या क्या आया, वर्ड तो आई वर्ड तो बहुत सारे आए, शब्द कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 शब्द बन गए। तो यानी कि 2 या 2 से अधिक जब शब्द मिल जाएंगे, 2 या 2 से अधिक जब शब्द मिल जाएंगे तो वो वाक्य बनेगा, और 2 या 2 से अधिक वर्ड मिल जाएंगे तो वो आपका एक शब्द बन जाएगा। और वर्ड कैसा होता है, सिंगल होता है। तो आई होप आप वर्ड, शब्द और आपका जो वाक्य होता है उसमें अंतर समझ चुके होंगे। चलिए हम वर्णमाला में वापस आ जाते हैं अपनी। तो भाषा की सबसे छोटी मैंने मौखिक इकाई बताई, मुख से बोली जाने वाली, वो क्या होती है, ध्वनि बोलते हैं। जबकि सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, तो वो वर्ड होती है। मैंने बता दिया ना कि अगर आपको मेरा नाम लिखना है या अपना नाम लिखना है, ATC लिखना है, अगर मुझे केवल वर्णमाला ही लिखना है तो क्या मैं डायरेक्ट वर्णमाला लिख दूंगा क्या? भाई सबसे छोटी क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं वाह लिखूंगा, यानी सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, मेरी वर्ड हो गई। क्या हो गई, वर्ड, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ना वो मौखिक लिखेगा ना वो लिखित लिखेगा, सीधे पूछेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप लगाएंगे ध्वनि। क्योंकि सबसे पहले हम क्या क्या कर रहे होते हैं, चीज़ों को बोल रहे होते हैं, बाद में लिख रहे होते हैं। तो अगर नॉर्मल पूछे, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो आप ध्वनि आंसर लगा देंगे, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, व्यवहारिक रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वाक्य होती है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि बताइए व्यवहारिक रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वो वाक्य होती है। क्योंकि भाई भाषा की छोटी इकाई क्या हुई, वाक्य की। तो व्यवहारिक, देखिए अगर मैं किसी को जाके बोलूँ कि राहुल, सॉरी, है ना, नॉर्मल ऐसा बोलूँ मैं राहुल, किसी को राहुल बोल दूँ जाके, या उसको कमल बोलूँ, उसको बोलूँ नदी, है ना। तो अगर मैं टुकड़ों में बोलूँगा तो उसको समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहा है। पहले मैंने बोल दिया राहुल, बोला अबे भाई क्या बोलना चाह रहा है, कमल, अबे भाई बोलना क्या चाह रहा है, क्या चाहिए, बोला नदी 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 चिल्लाया जा रहा है, राहुल 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 चिल्लाया जा रहा है। तो उसको समझ में आया क्या, एक ही वर्ड आप रिपीट किया राहुल राहुल राहुल, तो उसको समझ में आया। भाई उसको एक मतलब बताना पड़ेगा ना कि भाई मेरा नाम राहुल है, मैं यहाँ इस काम से आया हूँ। तो अपन ने क्या वाक्य बोला। तो व्यवहारिक रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वाक्य होती है, ठीक है। व्यवहार में उपयोग किए जाने वाली, ठीक है। चलिए अगला पढ़ लेते हैं, वर्णों की व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध श्रृंखला क्या कहलाती है, वर्णमाला कहलाती है। तो मैंने अभी बताया था वर्णों की व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध श्रृंखला। तो मैंने बताया ना, जैसे कि मैंने अपना नाम लिखा तो ये एक व्यवस्थित है, वर्णों की व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध, क्रम से है और व्यवस्थित है, यानी कि इसका एक अर्थ निकल रहा है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। तो वर्णों की व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध श्रृंखला वर्णमाला कहलाती है। और हिंदी की जो वर्णमाला है दोस्तों, ये किस में लिखी जाती है, तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए हिंदी की जो वर्णमाला है ये किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जैसे अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है, तो रोमन लिपि में लिखी जाती है ना, इस तरीके से। चलिए पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी भाषा, तो गुरुमुखी लिपि में पूछी जाती है, गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। चलिए तो आप, आई होप आपको ये डाउट क्लियर हुए कौन सी लैंग्वेज किस लिपि में लिखी जाती है। अब हम देख लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मूलतः हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो आपको 2 ऑप्शन देगा, 52 देगा, 49 देगा, 51 भी दे सकता है, 56 भी दे सकता है। तो जो सटीक अभी तक जो जितने भी लेखक आए हैं उनके द्वारा जो हिंदी में वर्णमाला में वर्णों की जो संख्या मानी गई है वो 52 मानी गई है। अगर आपको दोनों ऑप्शन में दिखते हैं, देखिए या तो ऑप्शन में ये नहीं होगा, फिर अदर ऑप्शन होगा आपका आंसर, और अगर ये ऑप्शन में है तो डेफिनेटली आपको यही आंसर करना है, 52, ठीक है। दोनों दिखें तो 52 आपको आंसर करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा मूलतः हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है, 49 भी होती है, बट अगर दोनों है तो 52, केवल 52 है तो 52, केवल 49 है तो 49। चलिए अब हम देख लेते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला में क्या होते हैं, 2 प्रकार के वर्ड होते हैं। जो आपकी वर्णमाला होती है उसमें 2 प्रकार के वर्ड होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं स्वर वर्ड, एक होते हैं आपके व्यंजन वर्ड। स्वर वर्ड कौन से होते हैं, तो स्वर वर्ड कौन कौन से होंगे, देखिए आ ई उ, ठीक है, ऋषि, ए, ऐ,
ए आई सॉरी ओ औ, है ना, ये होते हैं आपके 2 4 6 7 8 9 10 11। तो ये क्या होते हैं आपके, ये होते हैं आपके स्वर, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे आपके स्वर हो जाएंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे स्वर वर्ण क्या होते हैं, तो मैंने आप बता दिया। इसके बाद आते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन में का से स्टार्ट होते हैं, का वाली लाइन, का खा गा घा चा छा जा या। हम इसको अभी देखने वाले हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, 2, एक स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। चलिए स्वर वर्ण में, स्वर वर्ण क्या होते हैं, तो जो स्वर वर्ण होते हैं ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के स्वतंत्रता पूर्वक किया जाए स्वर वर्ण कहलाते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो स्वर वर्ण की परिभाषा क्या देखी अपन ने, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के स्वतंत्रता पूर्वक किया जाए स्वर वर्ण कहलाते हैं। यानी कि आप अ आ ई बोल के देखिए, आप रुकेंगे नहीं, अ आ ई उ ए आई ओ अंग है, आप रुके कहीं पे आपको ऐसा लगा अटकना फील हुआ हो, है ना, तो बिना किसी अवरोध के अ आ ई उ ए आई ओ औ अंग है, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी भी तरीके के लैक नहीं देखते हैं, आप एक लाइन में उसको बोलते जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के स्वतंत्रता पूर्वक किए जाए स्वर वर्ण कहलाते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जो आपके स्वर वर्ण होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया, तो पहला होता है मूल या ह्रस्व स्वर, यानी छोटे वाले स्वर, है ना, मूल कह लेते हैं, या ह्रस्व यानी छोटे। दूसरे होते हैं दीर्घ स्वर यानी बड़े स्वर। तीसरे होते हैं संयुक्त स्वर, इन दोनों से मिलकर जो स्वर बनते हैं वो होते हैं संयुक्त स्वर, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, भाई वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से, एक स्वर वाले वर्ण, दूसरे व्यंजन वर्ण। अब आपसे इसमें पूछेगा स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो जो स्वर वर्ण होते हैं आपके वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला मूल या ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा होता है आपका संयुक्त स्वर। तो चलिए हम मूल या ह्रस्व स्वर देख लेते हैं कि ये क्या होता है। तो मूल या ह्रस्व स्वर की यदि बात करें तो ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में कम समय लगता है तथा कम वायु का प्रयोग होता है मूल स्वर कहलाते हैं। भाई ऐसे स्वर वर्ण होंगे ये जिनके उच्चारण में कम समय लगेगा, यानी कि आप इनको तुरंत बोल लेंगे, और कम वायु भी आपकी कम लगेगी, तो वो क्या होंगे मूल। तो मैंने बताया ना मूल या छोटे, ह्रस्व यानी छोटा होता है, तो कोई छोटी चीज़ है तो उसमें एनर्जी कम लगेगी, है ना, बोलने में भी कम समय कम लगेगा, तो वो होते हैं आपके क्या मूल या ह्रस्व स्वर। आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे कि अ ई उ ऋषि, देखिए कितना समय लगा, अ पता भी नहीं चला कब बोल दिया, ई पता चला, उ पता ही नहीं चला कब लगा, है ना। अब हम देख लेते हैं दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, अभी आपको अंतर मालूम पड़ेगा, देखिए, ठीक है। दीर्घ स्वर, तो ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व से अधिक, इसमें कम, इसमें ह्रस्व से अधिक यानी कि दुगना, लगभग दुगना समय लगता है, जिन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि आ ई ऊ। अब देखिए इनमें क्या है, थोड़ा सा लाउडनेस आ गई, है ना, थोड़ा सा आपको थोड़ा बड़ा करके बोलना पड़ेगा। अब इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे आ, तो थोड़ी एनर्जी ज़्यादा लगी, थोड़ी ऊर्जा ज़्यादा लगी, थोड़ी वायु का प्रयोग ज़्यादा हुआ, तो इसलिए ये क्या हुआ, बड़े हो गए। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये पूछा जाता है आपसे मूल स्वर कौन कौन से, अ ई उ ऋषि, 4 स्वर है छोटे छोटे, अ ई उ ऋषि, ठीक है। दीर्घ स्वर कौन से, बड़ा बड़ी बड़ाऊ। आई होप आप समझ गए होंगे। अब जब आप संधि पढ़ेंगे, जब आप क्या पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे, तो आपको ये कॉम्बिनेशन आना चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ ये जो वर्णमाला टॉपिक है ये संधि में किस तरीके से काम आने वाला है, ठीक है। चलिए, क्योंकि बिना आपको वर्णमाला का यूज़ आए आप संधि नहीं सीख सकते हैं। तो देखिए देख लेते हैं फटाक से। तो बड़ा किस तरीके से बनता है, बड़ी किस तरीके से, छोटा ऊ किस तरीके से बनता है, ये हम देखने वाले हैं। तो देखिए जब छोटा आ या बड़ा आ में छोटा आ या बड़ा आ जोड़ दिया जाता है तो बड़ा आ बनता है। कैसे बनता है, देखिए छोटा आ है प्लस क्या है, हमने ले लिया छोटा, तो छोटा आ प्लस छोटा, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा आ बनाएंगे। यानी कि पहले छोटा आ बड़ा और छोटा आ को मिला देंगे, फिर छोटा आ के साथ बड़े आ को मिला देंगे, तब भी बड़ा आ मिलेगा। फिर इसके बाद बड़े आ को छोटे आ से मिला देंगे, बड़े आ को छोटे आ से मिला देंगे, तब भी आपका क्या बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा। फिर बड़े आ को बड़े आ से मिलाएंगे, तब भी आपका क्या बनेगा, आपका बड़ा आ ही बनेगा। ये जब आप संधि पढ़ते हैं तब आपका काम में आता है ये, ठीक है। जब संधि का विच्छेद करते हैं ना या संधि को जोड़ते हैं, है ना, तब ये आपके बहुत काम में आती चीज़ें कि बड़ा आ किस तरीके से बनता है। आपको 2 वर्ड दे देगा ना वो। अब यहाँ तो मैं किस तरीके से बताऊँ, एक सेकंड रुकिए, हाँ इस तरीके से बताता हूँ। पाठ धनशाला, इसको धन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, ध्यान रखना। अब आपको इसको जोड़ना है तो किस तरीके से लिखेंगे, पाठ धनशाला। अब इसमें संधि में क्या होता है, इस वर्ड को अलग करेंगे, तो इस वर्ड का मतलब होता है ठा,
तो देखिए व्यंजन जो होता है वो स्वर के साथ चलता है, तो ठा आधा प्लस इसमें लगी है आ की मात्रा प्लस शा लिखा है ना, तो यहाँ क्या लगा है श और धन आ, ठीक है। तो यहाँ क्या है आ और आ मिलकर क्या बन जाएंगे बड़ा आ। नहीं ये वाला वर्ड गलत है, ठीक है, ये इसमें नहीं आएगा, ये वर्ड तो नॉर्मल जुड़ जाएगा। अब मैं यहाँ पर मेरे को एग्जांपल याद, ठीक है, जब आप संधि कराऊंगा तो आपको अच्छे से इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसी तरीके से छोटी बड़ी को छोटी बड़ी से जोड़ेंगे तो हमारी बड़ी बनती है, ठीक है। तो बड़ा आ कैसे बनता है, छोटे आ या बड़े आ के साथ छोटा आ या बड़ा सेम लेटर जोड़ रहा है, ध्यान रखना सेम लेटर जुड़ेगा तो बड़ा बनेगा। इसी तरीके से छोटी या बड़ी के साथ आप छोटी या बड़ी जोड़ेंगे तो आपकी बड़ी बन जाएगी। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए छोटी के साथ छोटी जोड़ी तो बड़ी बनेगी, छोटी के साथ बड़ी जोड़ेंगे तब भी बड़ी बनेगी, बड़ी के साथ छोटी जोड़ेंगे तब भी बड़ी बनेगी, बड़ी के साथ बड़ी जोड़ेंगे तब भी बड़ी ही बनेगी, यानी कुल मिला के बड़ी ही बनेगी ये। इसी तरीके से बड़ा ऊ किस तरीके से बनता है, तो छोटा ऊ के साथ छोटा ऊ मिलाएंगे तो बड़ा ऊ मिलेगा, छोटे के साथ बड़ा, बड़े के साथ छोटा, बड़े के साथ बड़ा, तो क्या बनेगा आपका बड़ा ऊ बन जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। अभी आपको छोटा के साथ इन दोनों को कंबाइन करके दिखाऊंगा कि इसका क्या रिजल्टेंट निकलता है। ये संधि में काम आता है, ध्यान रखना, इसके बिना संधि नहीं सीख पाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा जोर दे रहा हूँ उस पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 चीज़ें सीख ली हैं कि वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला की डेफिनेशन बताई, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण मैंने बता दिया क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 3, मूल, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। हमने मूल पढ़ लिया, हमने दीर्घ पढ़ लिया। मूल कौन कौन से होते हैं, छोटे वाले अ ई उ और ऋषि। हमने दीर्घ पढ़ लिए, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त स्वर। तो जब इन दोनों को मिलाएंगे ना, जब इन दोनों को हम मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है संयुक्त स्वर। तो अब देख लेते हैं संयुक्त का मतलब क्या है, 2 या 2 से अधिक स्वर उसमें मिला दूं तो संयुक्त हो जाएगा। तो चलिए उसको भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो और दोस्तों उससे पहले एक अपडेट है कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे। भाई नहीं दे रहे हैं ना, तो मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, क्योंकि सिलेक्शन में फिर आपके रुकावट आ जाएगी, क्योंकि इससे पता चलेगा ना कि आपका स्कोर अभी अल्टीमेटली क्या चल रहा है। आपको कैसे पता चलेगा मेरा स्कोर क्या है, मुझे कितना इंक्रीज़ करना है, कितना और पढ़ना है, तो मॉक टेस्ट से पता चलेगा। तो टेस्ट बुक के ले लो, अभी मंथ एंड मेगा सेल चल रही है जिसमें 399 का मिल रहा है, वैसे 700 रुपये का है, अभी शायद 400 में मिल जाएगा। इसमें भी डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड मार देना B1NW47, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जब परचेस करने। तो देखिए दोस्तों इस एक पास में आपको क्या क्या मिल जाता है, यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जितने भी ऑल इंडिया में एग्जाम होते हैं ना, 700 750 से लगभग ऊपर एग्जाम जितने भी एक पास में मिलते हैं, एसएससी, टीचिंग, रेलवे, बैंक, स्टेट, डिफेंस, टीजीटी, पीजीटी, सिविल, पुलिस एग्जाम सारे इसमें कवर हो जाते हैं, ठीक है। जेएसए के कितने मिल रहे हैं, 151 टेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जेएसए के साथ साथ भी इसमें ईएमआरएस जेएसए के, वोकेबलरी के, ईएमआरएस, लैब अटेंडेंट, हॉस्टल वार्डन, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, रेलवे, बैंक सारे आपको एक पास के अंदर मिल जाते हैं। तो जल्दी जाइए ले लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, कोड आपके सामने, फोटो खींच लो, जब लेने जाओ तो दोस्तों संयुक्त स्वर हम पढ़ने वाले थे। तो संयुक्त स्वर क्या होता है दोस्तों, ऐसे स्वर वर्ण जिनकी रचना 2 स्वरों से मिलकर हुई हो वे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो अभी मैंने बताया ना, ऐसे स्वर वर्ण जिनकी रचना 2 स्वरों से मिलकर हुई हो संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर का मतलब ये है ना, संयुक्त यानी कंबाइंड, तो 2 स्वर मिला देंगे तो कंबाइंड हो जाएंगे, है ना। तो कौन कौन से होते हैं, ए आई ओ औ। अब ये कैसे होते हैं संयुक्त स्वर, तो चलिए इनका भी देख लेते हैं भाई कैसे बनते हैं संयुक्त स्वर आखिरकार। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जब छोटा आ बड़ा आ में छोटी ई बड़ी ई मिला देंगे तो हमारा आई बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं आई, ठीक है आई। तो छोटा बड़ा, पहले छोटा में ई छोटी ई मिलाएंगे तो आई बनेगा, छोटा आ में बड़ी ई मिलाएंगे तो आई बनेगा, बड़ा आ में छोटी तब आई बनेगा, बड़ा आ में बड़ी तब आई बनेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब आपको बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ बनाना है तो लेटर आपके सेम रिपीट होने चाहिए। जब आपको ए आई ओ औ बनाना है तो आपके लेटर आ के साथ ई होना चाहिए, ठीक है, आ के साथ ई होना चाहिए। अगर आपको क्या बनाना है, छोटा ओ बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो छोटा आ बड़ा के साथ छोटा ऊ बड़ा ऊ बना देंगे तो आपका ओ बन जाएगा, ठीक है। छोटा आ के साथ ओ, छोटा के साथ बड़ा ऊ, बड़ा के साथ छोटा ऊ, बड़ा के साथ बड़ा ऊ, तो आपका क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। अब आपको बनाना है क्या, आई कैसे बनता है, तो छोटा बड़ा के साथ इसको मिला देंगे, ए या आई को, छोटा बड़ा के साथ ए आई को मिला देंगे तो आपका आई बन जाएगा। छोटा के साथ आई मिला देंगे, पहले इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका, फिर बड़े वाले का इससे, फिर बड़े वाले का इससे, तो आपका क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से छोटा आ बड़ा के साथ छोटा ओ बड़ा औ बना देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, बड़ा औ बन जाएगा, ठीक है। क्या बना देंगे,
जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ, छोटा के साथ ओ मिलाएंगे तो आपका क्या बनेगा, औ बनेगा। छोटा के साथ क्या मिलाएंगे, बड़ा औ बनाएंगे, ठीक है, बड़ा ओ बनाएंगे तो भी आपका क्या बनेगा, बड़ा ओ बनेगा, है ना। अब किसके साथ, छोटा आ के साथ, ठीक है, सॉरी, बड़ा आ के साथ छोटा ओ बनाएंगे तब भी आपका औ बनेगा, और बड़ा आ के साथ बड़ा औ बनाएंगे तब भी आपका क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। तो ये होता है आपका, ये आपका भाई संधि जब पढ़ोगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। हाँ, ये बेसिक है पूरा। तो आई होप आप समझ होंगे ए कैसे बनता है, आई कैसे बनता है। और सॉरी, देखिए ये दोनों किससे बनेंगे, ए और औ, ये बनेंगे छोटा आ के साथ छोटी बड़ी मिला देंगे तो ए बन जाएगा। छोटा आ बड़ा आ के साथ छोटा ऊ बड़ा ऊ बना देंगे तो ओ बन जाएगा। बड़े वाले जो होंगे ना, बड़े वाले आई और औ, ये कैसे बनेंगे, तो छोटा आ बड़ा के साथ इन दोनों को मिला देंगे तो ये बड़ा वाला बन जाएगा। छोटा आ बड़ा के साथ ओ और औ को मिला देंगे तो आपका बड़ा औ बन जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, तो तीनों पार्ट हमने कर लिए। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो अभी मैंने बताया था स्वरों की जो संख्या होती है दोस्तों 11 होती है। कितनी होती है, 11। और मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 10, क्योंकि छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती, मात्रा स्टार्ट होती है बड़े आ से, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। छोटे आ की कभी मात्रा देखी है तुमने, पा पे कौन सी मात्रा बताना जरा। ये पा जो लिखा है मैं आपको दिखाता हूँ, पा इसको लिखते हैं आप तोड़ के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आधा पा प्लस आ। तो भाई आ निकल रहा है। अब छोटे आ की मात्रा कोई दिख रही है क्या आपको, कोई मात्रा, भाई बड़ा आ की होती है, छोटी ई की होती है, बड़ी ई की होती है, छोटे ऊ की होती है, बड़े ऊ की होती है। छोटा की कहाँ है इसमें, छोटा की तो मात्रा ही नहीं दिख रही है ना। तो छोटा की मात्रा नहीं होती। आपसे पूछे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या पूछी जाती है, 11 होती है, मात्राओं की संख्या 10 होती है, ठीक है। अनुस्वार, अनुस्वार कैसे कहते हैं, तो अंग और अगा को क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। इन्हें अयोगवाह ध्वनियाँ भी कहते हैं। आपसे पूछ लेगा अनुसार कौन कौन से होते हैं, तो अंग अगा। और अयोगवाह ध्वनियाँ कौन सी होती है, तो अंग और अगाई को क्या कहते हैं, अयोगवाह ध्वनियाँ कहते हैं। अब हम कर लेते हैं व्यंजन वर्ण, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि वर्णमाला 2 प्रकार की होती है, स्वर वाली और व्यंजन वाली। तो अब हम व्यंजन वर्ण पढ़ लेते हैं। तो ऐसे वर्ण जो उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र नहीं है, अर्थात वे ध्वनियाँ जिन्हें स्वर की सहायता के बिना नहीं बोला जा सकता है, व्यंजन कहलाती हैं, ठीक है। इन्हें भाई स्वर की सहायता के बिना आप बोल ही नहीं सकते। जैसे मुझे अपना नाम लिखना है राहुल, भाई देखो रा में क्या आया, बड़ा आ की मात्रा आ गई, हा में क्या आया, छोटे ऊ की मात्रा आ गई, ला में क्या आएगा, छोटा आ जाएगा। बिना व्यंजन, इसमें रा व्यंजन है, हा व्यंजन है, ला व्यंजन है, बिना व्यंजन के आप कोई वर्ड नहीं बोल सकते भाई साहब, है ना। तो हर व्यंजन में आपको वर्ड मिलेगा। आप सिंगल वर्ड भी बोलेंगे ना, का, तो का धन आ, इसमें भी छोटा आ छुपा हुआ है। तो व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, तो ऐसे वर्ण जो उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र नहीं है। स्वर कैसे थे, स्वतंत्र थे, ये स्वतंत्र नहीं है, अर्थात वे ध्वनियाँ जिन्हें स्वर की सहायता के बिना नहीं बोला जा सकता है, व्यंजन कहलाती हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। स्वरों की कितनी पड़ी हमने, 11। मात्राओं की कितनी पड़ी, 10। व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33, ठीक है। चलिए अभी गिनाऊंगा 33 कौन कौन से। चलिए, व्यंजनों को भी निम्न भागों में बांटा गया। जैसे स्वर को हमने मूल या ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त में बांटा था, इसी तरीके से व्यंजनों को भी निम्न भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो भाग हैं हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अभी आपको फोटो के माध्यम से बताऊंगा, सारा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो मुख के भीतर व्यवस्थित भिन्न अंगों के परस्पर स्पर्श से जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्श का मतलब क्या होता है, छूना। तो आप बोलते कहाँ से, मुंह से। तो मुख के अंदर जो स्पर्श होता है उससे जो व्यंजन निकलते हैं ना, उसको हम बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। यानी कि कुल ऐसे 25 व्यंजन होते हैं जो कि हमारे द्वारा मुख के अंदर स्पर्श करके बोले जाते हैं। कैसे, स्पर्श करके, यानी छू के, जीभ से ऊपर छिल रहा होगा, जीभ से नीचे, कंठ से कहीं ना कहीं से छिल रहा होगा हमारा मुँह, ठीक है। तो स्पर्शी व्यंजन कैसे होते हैं, द्वारा आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। स्पर्शी व्यंजन मुख के भीतर व्यवस्थित विभिन्न अंगों के परस्पर स्पर्श से जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 25, और इनको 5 वर्ग में बांटा गया है। यानी कि 5 के इंटू 5 वर्ग में 5 वर्ड रखे गए हैं। इनकी संख्या कितनी हो गई, 25। 5 कितने हो गए, वर्ग हो गए, ठीक है। एक वर्ग में 5 वर्ड हो जाएंगे। चलिए कौन कौन से वर्ग हैं दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको मैं। तो पहला जो वर्ग है आपका का वर्ग है। का वर्ग में कौन कौन आप लिखते होंगे ना, मतलब क्या बोलते हैं इसको, 12 खड़ी लिखते होंगे ना, क का की, तो या फिर वो सॉरी
वर्णमाला जो लिखते हैं आप कैसे लिखते हैं, का ख ग घ ज, है ना। इसके बाद लिखते हैं इया, ये कोई मतलब का नहीं है, अभी इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। तो आप इतना लिखते हैं, फिर आप नीचे आते हैं च छ ज झ, है ना, और अणा, है ना, ये आता है ना, ठीक है। तो क्या होता है आपका, ये चीज़ें होती हैं। का वर्ग ये आता है, ठीक है, कंठ व्यंजन, ठीक है। ये मैंने यहाँ लगा दी, यहाँ नीचे लगाना था, ये ऊपर लगाना था भाई देख रहे हो आप, मतलब जल्दबाजी के चक्कर में क्या हो रहा है, थोड़ा करिएगा, है ना। गलत नहीं बता रहा हूँ आपको, सही बताऊँगा, टेंशन मत लीजिए, है ना। वो कभी कभी निकल जाता है जब बोलते हैं अपन तो स्पीडली, तो वो निकल जाती चीज़ें, ठीक है। चलिए, तो पहला वर्ग कौन सा, का वर्ग। इसमें क्या है, का ख ग घ अणा, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कंठ व्यंजन। क्या बोलेंगे, कंठ। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कंठ से क्यों बोल रहे हैं, अभी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा जो अ आ ह और अगा ये होता है, ये भी क्या आता है आपका कंठ व्यंजन के अंतर्गत आ जाते हैं ये, ठीक है। ये भी आपका कंठ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, यानी कंठ से बोले जाने वाले वर्ड जो हैं ये भी हैं, और कंठ से बोले जाने वाले वर्ड ये भी हैं, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं कंठ व्यंजन। जो का वाली लाइन होती है ना, का वर्ग, का ख ग घ अड़ा, इन्हें कंठ व्यंजन बोलते हैं। अब कैसे बोलते हैं मैं दिखा देता हूँ आपको, चलो देखिए, ये रहा डायग्राम आपके सामने। कंठ, कंठ को जो कोमल तालु होती है ना, ये वाला कंठ होता है आपका, ये पॉइंट, ठीक है। इसको कोमल तालु भी बोलते हैं, है ना, कंठ। तो इसको बोलते हैं अपन कंठ। तो यहाँ से जो वर्ड बोले जाते हैं उन्हें बोलते हैं कंठ व्यंजन। इसमें आता है का वर्ग, ठीक, का वर्ग। का वर्ग में क्या आता है, का ख ग घ अणा। अब आप बोल के देखो, क ख ग घ अणा। अब आप बोलो और शीशे के सामने जाओ और बोल के, और उसमें देखना आप कहाँ से बोल रहे हो। आप भाई जो कंठ है ना आपका, जो बिल्कुल गले में बीच में, वहाँ से बोल रहे होंगे आप, क ख ग घ अणा। आप देखना है ना, बिल्कुल कंठ में यहाँ से बोल रहे होंगे आप, तो इसलिए इसको बोलते हैं कंठ व्यंजन, ठीक है। इसी तरीके से जो मैंने बताया ना आपको यहाँ पर, जो आ है ना, आ ह अगा, ये भी आप देखना वहीं से निकलता है, तो इसलिए इनको बोलते हैं कंठ व्यंजन। तो कौन कौन से का वर्ग आ गया, का ख ग घ, इसलिए कंठ व्यंजन। आप ऐसे याद रखते हैं, का से कंठ व्यंजन, ठीक है। का से का, इसमें भी का आ रहा है, इसमें भी का आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे हम दूसरा पढ़ेंगे, उससे पहले ये बता दूं, वर्णमाला। तो वर्णों का क्रमिक उच्चारण समूह वर्णमाला कहलाता है, या किसी भाषा में प्रयोग आने वाली मूल ध्वनियों के वर्णों के समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। मानक वर्णमाला के अनुसार हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, 52 मैंने बताया था। स्वर कितने, 11। व्यंजन कितने हैं, 33। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, ठीक है, अभी बताऊंगा। संयुक्त व्यंजन कितने, 4 हैं। कौन कौन से, छ त्र ज्ञ श। अब जी संयुक्त क्यों बोला जाता है, इनके भी पीछे भी रहस्य अभी आपको क्लियर कर दूंगा। अयोगवा ध्वनि मैंने बताई थी, अंग और अगा, और दो द्विगुण होते हैं जैसे अड़ा और ढ, ठीक है। ये दूसरा वाला अड़ा होता है और ढ होता है, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा, नोट, परीक्षार्थी कृपया ध्यान दें कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मानी है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये अलग अलग मानी है, ठीक है। 49, 50, 51, 52, 56। विगत कुछ परीक्षाओं में वर्णों की संख्या 52 वाले उत्तर को सही माना गया, अतः लेखक ने भी इसी को आधार माना है। तो ध्यान रखना, हमें उत्तर क्या लगाना है, केवल 52 ही लगाना है। चलिए, अब ये उच्चारण स्थान वाले मैंने बता दिया आपको कि कोई भी वर्ड मुंह के भिन्न भागों से बोला जाता है, इन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। मुख के जो है मुख्य 6 भाग होते हैं जिनकी सहायता से वर्णों का उच्चारण किया जाता है। कंठ होता है, जो सो का वर्ड आएगा इसमें ना। तालु होती है, मूर्धा होती है, दांत होते हैं, ओष्ठ होते हैं और नाक होती है, ठीक है। चलिए, तो अभी आपको नेक्स्ट क्लियर कर देता हूँ कि कौन सा होगा। तो अब हम पढ़ लेते हैं चा वर्ग, ठीक है। चा वर्ग हमने पढ़ा। चा वर्ग में कौन कौन से आते हैं, च छ ज झ य, ठीक है। च छ ज झ य। अब आप कैसे बोल रहे हैं, ये तालब्य वर्ड होते हैं, तालु वर्ड इन्हें बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, तालब्य वर्ड, तालु से बोल रहे होते हैं। अब कैसे बोल रहे होते हैं भाई, तालु से, तालु का चलो दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। चलिए, ये रही आपकी तालु, यहाँ से देखिए, ये तालु, जीभ के ऊपर का हिस्सा जो होता है उसे तालु बोलते हैं। जीभ के जो ये कठोर तालु होती है, जीभ के जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे बोलते हैं तालु, ठीक है। अब आप चा छा जा जा यहाँ बोल के देखना, कांच में जाके, च छ ज झ य। आप बोलना च छ ज झ य। आपकी जो जीभ है ना ऊपर लग रही होगी, जो जीभ है ये आपकी ऊपर टच हो रही होगी ना, इस तरीके से। जैसे आपकी जीभ है, एक सेकंड, ठीक है, जो आपकी जीभ जो है ना ये ऊपर टच हो रही होगी इससे, तो इसलिए इसलिए बोलते हैं इसको तालु। क्या बोलते हैं, इसको तालु बोलते हैं। इसको बोलते हैं कंठ, इसको तालु, जीभ के जो ऊपर का हिस्सा होता है इसे बोलते हैं तालु। तो जो तालु से लगकर वर्ड होते हैं उन्हें बोलते हैं हम तालब्य वर्ड। इसमें कौन कौन से आते हैं, च छ ज झ य, ठीक है। यहाँ पर चलिए मैं थोड़ी सी डेफिनेशन आपको, जो बुक में डेफिनेशन है वो क्लियर कर देता हूँ। मेरे नोट्स में तो डेफिनेशन है ये, ठीक है।
चलिए कंठ व्यंजन, तो जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ और कोमल तालु निचली जीभ की सहायता से होता है वे कंठ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो किससे होता है? कंठ से और निचली जीभ से, है ना। चलिए तो इसके बाद आता है ना, इसमें मैंने बताया था ना, हा और विसर्ग कंठ भी कंठ के थोड़ा नीचे काकल से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें काकल्य ध्वनि भी कहा जाता है। ये इतना डेफिनेशन नहीं आती, ठीक है, इतना नहीं आएगा, यही जो मेन है वो मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, चलिए, है ना, और इसमें और भी एडिट होते हैं तो मैंने बता दी आपको। मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही पढ़ना, ज़्यादा अपन को नहीं पढ़ना। ठीक है, चलिए देखिए अगला तालव्य मैंने बताया अभी तालु, तो जिन व्यंजनों का उच्चारण तालु और जीव, तालु कौन सा हिस्सा जो ऊपर वाला मुख के ऊपर, जो आपकी जीव लटक रही है इस तरीके से, ठीक है, जीव लटक रही है तो जे इससे टच होती है तालु से, है ना। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण तालु और जीव की सहायता से होता है वे तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। इनमें च छ ज झ यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी मैंने बताया था आपको कौन कौन से आते हैं, ई या और श। ठीक है, ई या और श। ठीक है, ये भी किस में आते हैं? चा वर्ग में आपके देखे जाते हैं, यानी तालव्य वर्ण में आपके देखे जाते हैं। इसके बाद आता है टा वर्ग। टा वर्ग यानी कि ट ठ ड ढ ण, क्या होता है? इन्हें बोलते हैं मूर्धन्य वर्ण। क्या होता है? ट ठ ड ढ ण, मूर्धन्य वर्ण। अब मूर्धन्य क्यों बोला गया इन्हें? इसके अलावा जो इसमें आते हैं र ऋषि, राशिरथ और शास षटकोण, इन्हें भी हम क्या बोलते हैं? मूर्धन्य वर्ण बोलते हैं। अब देखिए मूर्धन्य क्यों बोलते हैं ये भी मैं बता देता हूँ, चलिए आपको लिए। तो देखिए जिन व्यंजनों का उच्चारण जिह्वा की नोक प्राय उलटकर मूर्धा को स्पर्श करती है वे मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। इतना पढ़ना अपन को केवल। अब ये कैसे होता है भाई, चलो ये भी बता दो। ठीक है, ये भी देख लो भाई फोटो के अंदर, चलो लो। ठीक है, तो हमने अभी कौन सा पढ़े थे? मूर्धन्य, है ना, ये वाला मूर्धन्य पढ़े थे ना, ये रहा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार आपको कंफर्म किए दे रहा हूँ। मूर्धन्य वर्ण, इसमें क्या है? जीभ उलट कर लगती है अपनी जीभ। ठीक है, ट ठ, आप बोल के देखना, आप ना शीशे के सामने जाइए, अभी बोल के देखिए। ठीक है, आप बोलना ट ठ ढ ढ ण। ठीक है, बोल के देखना, तो क्या होगा? आपकी जो जीभ है ना, कहाँ गया यार फोटो? ठीक है, ये वाला देखिए, ये वाला है ना, ये इसको बोलते हैं मूर्धा। आपकी जो जीभ है ना, ये क्या हो रही होगी? ऐसे 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 ना पलट के इस तरीके से, ये इस तरीके से आ रही होगी, देखना जीभ, जीभ है तो इससे टच हो गई, ये वापस ऐसे आ रही होगी बार बार। ठीक है, ये जीभ है, ये वापस ऊपर वाले इससे टच होकर ऐसे वापस आ रही होगी, ऐसे ऐसे वापस आ रही होगी। बोल के देखना आप, है ना, ट ठ ड ढ ण, तो इसलिए इसे बोलते हैं मूर्धन्य। ठीक है, आई होप है ना समझ गए होंगे आप किसे मूर्धन्य बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, ता वर्ग। ता वर्ग में कौन कौन से आते हैं? त थ द ध न, इन्हें बोलते हैं हम दंतव्य वर्ण, क्योंकि ये दांत से बोले जाते हैं। इसके अलावा ला और शा भी दांत वर्ण में आते हैं। अब ये दांत से कैसे बोले जाते हैं भाई, किस तरीके से बोले जाते हैं? तो देख लिए बोल के, त थ द ध न, आपकी जो जीभ है ना वो दांत को टच कर रही होगी। जो आपकी जीभ है ना वो किसको? दांत को टच कर रही होगी, तो इसलिए इनको बोलते हैं ता वर्ग, यानी कि दंतव्य वर्ण, है ना। अब इसको कैसे याद रखें भाई? ठीक है, तो भाई ता वर्ग से दंतव्य, दांत में क्या आता है? ता आता है, दांत में क्या आता है? ता, लास्ट में देखना ता आता है, तो इसलिए हुए दंतव्य वर्ण। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आपको जो बुक की डेफिनेशन है वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, तो वे व्यंजन जो जीभ की नोक द्वारा ऊपर के दांतों को स्पर्श करने पर उच्चारित होते हैं दंत व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो ऊपर की जीभ आप बोल के देखिए ना, त थ द ध न, आपकी जो जीभ है ना ऊपर वाले दांतों को स्पर्श कर रही होगी। ठीक है, इसके बाद कौन से आते हैं? ओष्ठ। ओष्ठ यानी जो ओठों से मिलकर जो वर्ड बनते हैं वो ओठ हो जाएंगे। वे व्यंजन जिनका उच्चारण दोनों होठों को मिलाकर किया जाता है ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। इसमें कौन सा वर्ग आता है? तो इसमें पा वर्ग आ जाता है। कौन सा वर्ग आता है? पा वर्ग। जैसे देख लिए पा वर्ग में प फ ब भ म, आप बोलिए प फ ब भ म, आपके दोनों होठ ना चिपक रहे होंगे, दोनों होठ चिपक रहे होंगे, इसलिए इनको बोलते हैं ऊष्ठ। इसी तरीके से ऊ होता है, ऊ, देखिए इसमें भी दोनों होठों का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं पा वर्ग। तो आई होप आपके समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो का वर्ग मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। का वर्ग में आपको मालूम होगा क्या क्या आता है? क ख ग घ ण। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं हम क्या? कंठ। इन्हें क्या बोलते हैं? कंठ, क्योंकि कंठ से बोले जा रहे हैं। इन्हें बोलते हैं तालु, क्योंकि जीभ आपके ऊपर वाले हिस्से को टच कर रही होती है। टा वर्ग को मूर्धन्य, क्योंकि इसमें जीभ आपकी पलट कर लगती है ना, जो आपकी जीभ है वो तालु को पलट कर लगती है। ता वर्ग क्या होता है? दंतव्य, क्योंकि इसमें जीभ आपके ऊपर वाले दांतों को छूती है। पा वर्ग इसमें होठों का काम होता है, इसलिए इन्हें ओष्ठ वर्ग, ओष्ठ वर्ण बोलते हैं। तो आई होप आपको सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, मैं आपको एक बार डायग्राम और दिखाता हूँ। ठीक है, ये आपकी जीभ है, ये होंठ है। ठीक है, इसमें आपको शायद इतना क्लियर ना हो। ठीक है, पर मैंने आपको फिर भी आपको बता दिया जितना मुझे बताना था, इसी में से आपका पेपर में आने वाला है। चलिए अब देख लेते हैं अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं।
तो दोस्तों जो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है, इन्हें आधा स्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भैया, चलिए देख लेते हैं। तो अंतःस्थ व्यंजन इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इनमें जीवा कम सक्रिय रहती है, यानी कि आपकी जो जीवा है इनमें कम यूज़ होता होगा। बोल के देखिए आप, य र ल ब, य र ल ब। बहुत बहुत क्विक सेकंड के लिए आपकी जीव ना टच हो रही होगी कहीं ना कहीं, य ब य र ल ब, मतलब बहुत कम आपकी टच हो रही होगी, इसलिए इन्हें अर्धस्वर क्या कहता है, अर्धस्वर भी कहा जाता है और अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है, अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, चलिए इनकी संख्या कितनी होती है, 4। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न करते हैं, इनमें ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। इनकी संख्या भी 4 होती है, जैसे श श श ह। बोल के देखो आप, ज़्यादा ऊष्मा लग रही हुई, श रगड़ के मुंह में रगड़ के इनको शब्दों को बोलना पड़ता है, इसलिए इसमें ऊष्मा प्रकट होती है, श श श ह। अब थोड़ा देर के लिए सा वाले वर्ड बोलना, आपकी जीभ घिसने लगेगी, आपको लगेगा कि थोड़ा सा गर्म सी होने लगी है ना, इस टाइप से। तो इसलिए नाम क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से, श श श ह। चलिए अगला देख लेते हैं, संयुक्त व्यंजन। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो मैं फिर बताया, संयुक्त स्वर माने 2 स्वरों को जोड़ दिया, संयुक्त व्यंजन यानी 2 वर्णों को जोड़ दिया। ऐसे व्यंजन वर्ड जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अभी मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, छ त्र ज्ञ और श। कौन कौन से, छ त्र ज्ञ और श। छा कैसे बनता है, तो आधा का प्लस शा, क्या बनता है, आधा का प्लस चा, शा षटकोण को मिला के क्षत्रिय बनता है आपका। त्रा कैसे बनता है भाई, तो त्रा बनता है आपका आधा ता प्लस रा बना के। ठीक है, ज्ञा कैसे बनता है, ज्ञा ज्ञानी का, तो आधा जा प्लस इया मिला के, है ना, इया मिला के। श कैसे बनता है आपका, तो आधा सा प्लस रा मिला देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, श्र बन जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखने की है, पूछा जाता है कि हिंदी शब्दकोश में छा किसके बाद आता है, तो छा का के बाद आता है। आप लिखते हैं ना का ख ग घ अणा, आप ऐसे लिखते हैं, बट अगर आप इसकी मेन ओरिजिनल कॉपी में जाएंगे ना, मतलब अगर इसके क्रम में जाएंगे, ओरिजिनल क्रम में जाएंगे, तो का के बाद आपको यहाँ छा रखा मिलेगा। ठीक है, इसलिए जब आपसे वोकेबलरी से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि वर्णमाला क्रम से क्वेश्चन पूछा जाता है, शब्दकोश क्रम से, डिक्शनरी वाले शब्दकोश क्रम से क्वेश्चन पूछा जाता है, और वहाँ पर अगर क्षत्रिय आपको कहीं दिखा मिल गया तो भाई इसको पहले लेना है, क्योंकि क्षत्रिय किससे मिला है, का प्लस आधा सा से मिला, यानी का आ रहा है तो ये वर्ड पहले आना चाहिए। समझ गए आप, तो ये किसके बाद आता है, का के बाद आता है, ध्यान रखना। का के बाद क्या आएगा, छा, फिर खा आता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। इसी तरीके से त्रा जो है वो ता के बाद आता है ना, ता था दा दा, तो ता के बाद क्या आता है, त्रा आता है। ऐसे कि ज्ञा जो होता है वो जा के बाद आता है, श जो होता है वो शा के बाद आता है, तो इसलिए इनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ये भाई ओरिजिनल क्रम है, अगर आपसे डिक्शनरी से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इस क्रम का ध्यान रखना। आई होप आप समझ गए होंगे संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, छ त्रा ज्ञा और शा, और ये किस किस से मिलकर बनते हैं, का शा से, त्रा तारा से, ज्ञा जा यहाँ से, श शारा से। संधि जब पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाला है आपको। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। इसके बाद द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, इन्हें अक्षिप्त व्यंजन भी बोला जाता है। तो ढ और अणा इनको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। ठीक है, कौन कौन से, ढ और अणा। ठीक है, चलिए इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में टोटल मैं आपको वर्ड गिना देता हूँ। स्वर कितने थे, 11। अनुस्वार कितने थे, अंग और आगा 2। ठीक है, व्यंजन कितने थे, 33 थे हमारे। संयुक्त कितने थे, 4। संयुक्त मैंने बताया ना अभी, छ त्र ज्ञा और श्र। ठीक है, ये कितने हैं, सॉरी श्र, है ना, संयुक्त है 4। द्विगुणा भी मैंने बताया, ढा वड़ा तो 2। टोटल आप करेंगे तो 52 आपका आंसर आ जाएगा, और इस तरीके से आपकी वर्णमाला जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको वर्णमाला का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इससे प्रीवियस ईयर में मैंने इसके प्रीवियस ईयर के सारे सेट्स निकाल के देखे थे। प्रीवियस ईयर में कहीं भी इसके क्वेश्चंस मुझे देखने को नहीं मिले हैं एनवीएस केवीएस के पेपर में, बाकी पेपर्स में आते हैं, इस पेपर में नहीं मिले। बट ये जो टॉपिक्स है आपका मैं फिर बता रहा हूँ, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता है, बट इस टॉपिक का यूज़ संधि पढ़ेंगे तो उसमें डेफिनेटली मिलेगा, और इससे 1-2 क्वेश्चन आने की बिल्कुल संभावना होती है आपके पेपर में, इसलिए मैंने ये करा दिया। तो एक बार इस टॉपिक को जरूर पढ़ लेना, एक बार ही पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आता तो 2 बार पढ़ने की कोशिश करना, आपको आ जाएगा। संधि जब पढ़ेंगे फिर आपको दिक्कत होने वाली है, इसलिए मैंने टॉपिक पढ़ा है। अगर इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल द एग्जाम हेल्पर जी के सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट जाके ज्वाइन कर लेना।
ये क्लास आप कहाँ देख रहे थे, तो द एग्जाम हेल्पर जीके पर देख रहे थे। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। बाकी की स्टडी की वीडियो यहीं मिलेंगी। जो मेरा मेन चैनल है द एग्जाम हेल्पर, यहाँ पर सारी अपडेट्स CMRS की मैं देते रहता हूँ, या कोई अन्य गवर्नमेंट एग्जाम होता है उसकी देते रहता हूँ, तो इसको भी जाके सब्सक्राइब कर लेना। नीचे सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।